जब मैं बच्चा था, मतलब ऑलमोस्ट 2 या 3 साल का बच्चा होऊंगा, तब जाके मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि शाहरुख खान की कोई एक सुपर हीरो फिल्म आने वाली है जिसका नाम है रावण। एंड तुम्हें अगर नहीं पता हो तो मैं बचपन से ही शाहरुख खान पगलू रहा हूँ भाई। मतलब उस टाइम पे जो शाहरुख खान की फिल्म आती थी दिल से अच्छी लगती थी। ओम शांति ओम, रावण, जब तक है जान, हैप्पी न्यू ईयर, बहुत सारी देखी है भाई। इवन मैं आज भी शाहरुख खान का फ़ैन हूँ। एंड इवन जो रावण फिल्म भी थी, उससे पहले बॉलीवुड में कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंटल फिल्म में कोई भी काम नहीं किया है। मतलब उस टाइम पे बॉलीवुड में जो भी फिल्म्स बन रही होती थी वो एक्सपेरिमेंटल होती थी। मतलब हर डायरेक्टर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अगर फिल्म चल गई तो उसके ऊपर और इंटरेस्ट दिखा रहा है। मतलब तुम रावण से पहले कोई सी भी फिल्म उठा लो जो कि सुपर हीरो बेस्ड है, कुछ नाम मैं ही गिनवा देता हूँ। चिट्टी, द रोबोट, क्रिस, द्रोणा एंड अजूबा, ये कुछ फिल्म्स है जो कि रावण से पहले रिलीज हुई थी। एंड इनमें से ओनली द 2 फिल्म्स जो कि चली है अभी तक जितने लिस्ट बताया, दैट वाज रोबोट एंड क्रिस। एंड इनका अभी भी जो है काम चल रहा है। 2.0 बनी, उसके बाद आगे शंकर में भी प्लान कर रहे हैं कि 3.0 बनाएंगे। क्रिस 4 बनेगा नहीं बनेगा अभी कुछ नहीं पता है। बट रावण वॉज द फिल्म जो कि अपने यहाँ एक बेंचमार्क सेट करता है इन टर्म्स ऑफ VFX एंड इवन सॉन्ग ऑल्सो। वो अपना एक बेंचमार्क सेट कर देता है कि इसके ऊपर तो कोई नहीं जा सकता। एंड अगर 2011 के हिसाब से बात करें तो इसका VFX भी बहुत अच्छा था। एंड इसी एक्साइटमेंट के साथ मैं रावण थिएटर में देखने गया था। एंड दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म जो कि मैंने थिएटर में देखी हो, और कोई सी भी पहली फिल्म थी जो मैंने थिएटर में जाके देखी थी। एंड इन्जॉय तो मैं इस फिल्म को नहीं कह पाऊँगा क्योंकि उसके बाद जो मेरा हाल हुआ था, मैं 2 दिन तक चुप रहा हूँ। क्योंकि इसका जो विलन था रावण, वो इतना ज़्यादा स्केरी था। मतलब कि तुम एक बार ये बस चेहरा देखो भाई, किस बच्चे को डर नहीं लगेगा इस चेहरा से। उस टाइम पे ये बहुत ही बड़ा नाइटमेयर था हम लोग के लिए। एंड इवन जब टीवी में भी आता था, जब भी रावण का चेहरा दिखाते थे, मैं अपना आँख छुपा लेता था कि यार मेरे को ये आदमी का चेहरा नहीं देखना है। बट जैसे मैं बड़ा होते गया तब मेरे को इस फिल्म में सही में कोई ना कोई कमी दिखने लग गई। इवन जो डायरेक्टर्स थे वो खुद इसमें कहते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ कमी है। खराब फिल्म थी। क्या खराब था? स्क्रिप्ट खराब थी, एडिट खराब था। अगर आपको कुछ करेक्ट करना हो उसमें, बहुत कुछ करूँगा, VFX छोड़ के और म्यूजिक छोड़ के। स्टोरी लाइन बदलेंगे। एक कोर स्टोरी तो बहुत अच्छी थी कि एक बाप ने एक बेटे के लिए एक वीडियो गेम बनाया, उसमें से विलन बाहर आ गया, उसने बाप को ही मार दिया। हाँ। अब वो हीरो जो उसके जैसा दिखता है बाप के जैसा, उसको बाहर लाना है और विलन को वापस अंदर भेजना है। तो फिल्म जब खत्म भी होगी, अगर उसको वापस अंदर भेजेंगे तो बच्चे को बाप नहीं मिलेगा, तो एक टीज के साथ खत्म होगी। तो फिल्म का कोर बहुत अच्छा है। अगर इसको फिल्म में देखने जाए तो ये बहुत ही वीक या फिर इसके स्टोरी लाइन में बहुत सारी कमियां दिखती है। तो वो क्या है, चलिए उस पर बात करते हैं। वेल हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त आपका यार आपका यूट्यूबर हर्षित मोहन, एंड आप देख रहे हो मेरा चैनल हर्षित वॉइस। अगर मैं स्टोरी या फिर स्क्रिप्टिंग को पहले थोड़ा साइड करूं एंड इसके बैकग्राउंड में बात करूं कि इस फिल्म को बनाने से पहले क्या क्या चल रहा था, तो वो भी थोड़ा बेटर रहेगा, जो कि यूजुअली लोग एंड में बताते हैं या फिर मिडल ऑफ द वीडियो बताते हैं। बट मैं इससे ही स्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि ये फिल्म अगर सही में हिट करती तो ये फिल्म एक इंडिया के लिए रिवॉल्यूशनरी फिल्म बनती। इसके बाद VFX पे बहुत लोग ध्यान देते हैं। तो अराउंड 2009 या 2010 अनुभव सिन्हा ने 2-3 फिल्म्स दी थी, जो कि उनमें से 2 तो बहुत बड़ी कल्ट थी, एक फ्लॉप हो चुकी थी, जिनका नाम था तुम बिन, कैश एंड 10। जिनमें से तुम बिन एंड 10 बहुत बड़ी हिट थी एंड कैश एक फ्लॉप हो चुकी थी। एंड इसी के बाद अनुभव सिन्हा ने प्लान किया कि एक सुपर हीरो फिल्म बनाते हैं, जिसका स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा, एक 2-3 पेज का स्क्रिप्ट, एक आइडिया शाहरुख खान को अप्रोच किया। जब शाहरुख खान ने वो सुना तो पहली बार में स्क्रिप्ट के लिए रेडी हो गए थे। पर जो प्रॉब्लम आ रही थी वो था इसका बजट। ये फिल्म
अच्छा, बजट के बारे में बाद में बात करता हूँ, पहले ये बता, अच्छा इस फिल्म के लिए शाहरुख खान ने एक टीवी रियलिटी शो भी किया था, पर उसका नाम एक्चुअली मैं अभी भूल चुका हूँ, तो अभी बात ही नहीं करते उसका। इसलिए एंड जो उससे पैसा उन्होंने कमाया वो उन्होंने इस फिल्म में डाला था। बट अब आता है इसके बजट पे। एक रैंडम गेस करो कि ये फिल्म कितने बजट की होगी। 200 करोड़, 300 करोड़। उस टाइम पे 300 करोड़ वन ऑफ द हाईएस्ट बजट फिल्म हो जाती। इस फिल्म का टोटल बजट था 175 करोड़। मतलब ये ज़्यादा बड़ा नंबर लग नहीं रहा होगा। अभी रिसेंट के एग्जाम्पल से बताता हूँ। 2022 में ऋतिक रोशन की एक फिल्म आई थी विक्रम वेदा। उसका ओवरऑल बजट था 170 करोड़ एंड उसका जो सिंपल गन शॉट्स थे वो इतने गंदे थे। ये छोड़ दो, 2-3 और एग्जाम्पल है। सेम ईयर अक्षय कुमार की राम सेतु आई थी एंड उसका भी बजट अराउंड 250 या 300 करोड़ था एंड उसका जो अंडर वाटर सीन सब था वो कितना ही माशाल्लाह था, आपको भी पता है। ये थोड़ा सा पुराना हो गया तो अभी रिसेंट एग्जाम्पल्स लेता हूँ। आदि पुरुष का ओवरऑल बजट था 700 करोड़ एंड उस फिल्म का AI स्लॉट इतना गंदा लग रहा था। और अगर प्रीवियस ईयर का एग्जांपल दूँ, वॉर 2 जिसका ओवरऑल बजट अराउंड 400 to 450 करोड़ था, उसमें और माउंटेन ड्यू के एयर में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा था भाई। अब अगर कुछ समझ नहीं आ पा रहा है तो मेरा सिंपल बताने का मतलब इधर यही है कि ये सारी फिल्म इतना हाई बजट होने के बाद भी हमें एक अच्छा VFX नहीं दिखा पा रही। वेराज रावण जो कि 2011 में आई थी भाई, 175 करोड़ के साथ उसने इतने बढ़िया AI नहीं कहूँगा VFX शॉट्स दिखा दिए है, तो ये रिवॉल्यूशनरी बात ही हो जाएगी। विलेन और उसके VFX ने तो काम किया ही किया, पर इसका जो गाने थे भाई वो अलग ही थे। मतलब चमक छल्लो रफ्तारे में बहुत पहले से एकदम रिपीट में सुनते आ रहा हूँ एंड मेरे को आज भी वो दोनों गाने बहुत पसंद है। यही समझना है कि रावण का VFX कितना अच्छा था। मैं तुम्हें यहाँ पे 2-3 फ्रेम या फिर 2-3 शॉट दिखा रहा हूँ रावण फिल्म के, तो ये देख के समझा कि ये फिल्म कितनी ज़्यादा अच्छी थी। चलो, मूवी की अच्छाइयाँ बहुत हो गई, अब मैं इस मूवी की पूरी बुराई ही होगी एंड इवन एंड ऑफ द वीडियो भी इसकी बुराई चलती रहेगी। उतनी कोई अच्छी बात तो अब, क्योंकि ये फिल्म सही में कुछ ना कुछ तो गलत हुई है इस फिल्म के साथ, क्योंकि ये अनुभव सिन्हा का जो ड्रीम था वो नहीं दिखाती है, ये कुछ और ही जगह शिफ्ट हो जाती है। अब बात करते हैं मूवी के स्क्रिप्ट के बारे में। तो जब तुम मूवी देखोगे तो तुम्हें भी फील होगा कि ये स्क्रिप्ट या तो डायरेक्टर सब कंफ्यूज्ड थे या तो स्क्रिप्ट में कुछ इनकम्प्लीट था, क्योंकि पहले तो ये लोग कंफ्यूज्ड इस बात से थे कि ये जॉनर किसके लिए है। मतलब अगर ये बच्चों के लिए है तो ऐसे सीन्स क्यों हैं, एंड अगर ये बड़ों के लिए भी बनाया गया तो उस हिसाब से भी बहुत चीज़ बचकानी चीज़ की है इन्होंने, बहुत ही बेकार तरीके से दिखाया हुआ है। एंड इनकम्प्लीट वाला पॉइंट को मैं थोड़ा सा एंड में जाके एक्सप्लेन करूँगा। अभी अगर मैं बोलूँ तो यस, ये फिल्म का कॉन्सेप्ट जो था थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से कॉपीड है। मतलब इसका जो क्यूब वाला फॉर्मेशन था वो एक्चुअली में ट्रॉन से उठाया था, लोगों की वजह से थेनोस आधी दुनिया मिटा रहे हैं। एंड इसका जो थोड़ा बहुत भी जो स्टोरी था वो टर्मिनेटर से उठाया गया। मतलब साइड बाय साइड समझा भी सकते थे। जो कैरेक्टर्स के इसमें एंट्री की गई है वो भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार क्या है, क्योंकि वो अजीब से लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सोनिया को इन्होंने स्टार्टिंग में एज ऑथर दिखाया था, बट रावण के लॉन्च इवेंट के बाद उनको एक भी बार कहीं ना कहीं लिखते हुए तो नहीं दिखाया। इवन शेखर को भी बहुत ही ज़्यादा शांत आदमी या फिर बहुत कॉमेडी टाइप दिया गया है। बेसिकली शेखर एक क्लाउन प्रोटैगनिस्ट होने वाला था। पहले ही ये बता दो कि क्लाउन प्रोटैगनिस्ट होता क्या है। तो बेसिकली एक ऐसा कैरेक्टर होता है ये जो कि समय आने पे हंसाएगा भी, समय आने पे रुलाएगा भी, एंड इसका अगर एंट्री भी हो जाता है तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसका अगर हम मुझे एग्जांपल देना हो तो जिन्होंने वेलकम टू द डेयरी देखी है, इट वेलकम टू द डेयरी, उसमें एक कैरेक्टर था रिकी, जो कि पूरे कहानी में उतना कोई रोल नहीं करता, वो एज अ कॉमेडी कैरेक्टर रहता है। बट जब उसका मरते हैं तो हम भी उस कैरेक्टर से कनेक्ट होते हैं, एंड जब फाइनल एपिसोड में उसका जो सोल था वो आता है तो हम लोग उसका सेलिब्रेट भी करते हैं। एंड ये सब चीज़ जो है शेखर
के कैरेक्टर में बहुत मिसिंग रहेगा। एंड एक एग्जांपल एक और दूँ तो तुम खुद सोचो, एक बिजनेस एम्प्लॉय जिसका बॉस इतना गंदे गंदे टॉन्ट मारता है, वो इतने पीसफुली घर कैसे एंटर कर सकता है भाई। एंड इवन अपने बच्चे को डांट भी रहा है तो इतना कॉमिक वे में कौन डांटता है। अच्छा, बॉस के टॉन्ट से मुझे याद आया, इस फिल्म में बहुत सारे रेसिस्ट कमेंट या फिर रेसिस्ट जोक थे, जैसे कि फिर रिलीजन टमिलियन जोक्स या फिर चाइनीज़ जोक एंड होमोसेक्सुअल जोक्स भी थे, जो कि आज के टाइम में बहुत क्रिंज हो जाता है। मतलब ज़रूरी थोड़ी कि हर चाइनीज़ या फिर हर जापानीज जैकी चैन ही होगा। Oh my God, it's Jackie Chan! Oh my God, it's Jackie Chan! अच्छा, एक और पॉइंट है फिल्म में जो कि इसको और भी बेकार बनाती है। एंड ये पॉइंट मैंने अपने दिलवाले वाले वीडियो में भी कवर अप किया था कि ये लोग अपने सीरियसनेस को समझते नहीं है। मतलब उसमें मैंने समझाया था कि कैसे एक सीरियस सीन के बाद एक कॉमेडी, फिर सीरियस, फिर कॉमेडी जाता है। वही सेम चीज़ इसमें भी फॉलो किया जा रहा है। एंड इवन जैसे जीवन का एंट्री होता है इंटरवेशन के बाद, ये चीज़ बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच जाती है। सेकंड चीज़ जो अब इस पे बात करूंगा वो है इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट पे। ऑल्दो मैंने अभी जितना बात किया वो सब कैरेक्टर डेवलपमेंट में काउंट होता है, बट इट हैज़ मैनी मोर थिंग्स टू टॉक अबाउट। अब जैसे कि रावण, पहली बात तो रावण करप्ट क्यों हुआ, इसके बारे में हमें फिल्म में कोई लॉजिकल रीजंस तो कभी नहीं दिखाया गया है। मतलब तुम खुद सोचो कि एक कोई सा भी एआई अपने से कुछ भी सीख के एंड ह्यूमन के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, ये थोड़ा बहुत अजीब सा नहीं लग रहा। इसका अगर मेरे को प्राइम एग्जांपल देना हो तो एज ऑफ अल्ट्रॉन, जहाँ पे अल्ट्रॉन अपना फाइल चेक करके पता चलता है कि हाँ, ये पूरे के पूरे जो ह्यूमन लाइफ है या फिर इंसानियत है, ये पूरी की पूरी बेकार है। इनके अगेंस्ट जाना बहुत ही राइट चीज़ होगा, जिससे कि आगे कोई खतरा ना हो। या एग्जांपल लेना हो तो इसका होगा रोबोट। वो चिट्टी सिर्फ 2.2 इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसके अंदर एक रेड चिप डाला जाता है, वो इसलिए भी बन जाता है क्योंकि सना की तरफ उसका अट्रैक्शन था एंड सना उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से उसके अंदर एक इविलनेस बॉर्न होता है, इसलिए वो भी करप्ट हो जाता है। अच्छा, मैंने रावण वाले रील पे कहा था कि रावण का खुद का कोई चेहरा नहीं है, वो दूसरों से चेहरा कॉपी करता है एंड अपने ऊपर लगाता है, जिस पे मेरा थोड़ा बहुत मिक्स्ड रिएक्शन है। क्योंकि अगर फाइनल बैटल में देखा जाए तो रावण पूरे टाइम तक तो अर्जुन रामपाल ही प्ले कर रहा है, बट जो मेन मोमेंट आता है तब वो अपना चेहरा चेंज कर लेता है। एंड इवन इन एंटायर फिल्म ऑल्सो अर्जुन रामपाल नहीं मिलते हैं, उनके जगह दूसरा एक्टर जो टॉम बूथ है वो रावण का रोल प्ले कर रहे हैं, जिस पे कि अगर पूरी फिल्म में वही अर्जुन रामपाल ही रहते तो मे बी अच्छा रहता, या फिर फाइनल बैटल पे कोई भी नहीं, रावण अपना खुद का चेहरा से लड़ रहा है, वो बेटर लगता, ना ही कोई बड़ा कैरेक्टर। अब अर्जुन रामपाल को एज ए कैमियो लाना ही था तो सिर्फ दशहरा वाला सीक्वेंस तक रखते थे, क्योंकि वो सीन सही में बहुत अच्छी तरीके से शूट हुआ था, जिसके लिए अच्छा पूरी फिल्म में एक और चीज़ है जो कि बहुत ही मिसिंग था, मतलब एकदम बेस से मिसिंग था, वो था बॉन्ड बिटवीन क्रिएशन एंड अ क्रिएटर। इसका अगर एग्जांपल देना हो, अगेन रोबोट का पूरा चिट्टी फॉर्मेशन सीन देखना, कसम से उस सीन के मोमेंट पे तुम चिट्टी से जब वो बन रहा होगा तुम भी उससे कनेक्ट हो रहे होगे, एंड जब वो डिस्ट्रॉय हो रहा होगा तब तुम्हें भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो रोना आ ही रहा होगा भाई। मतलब मैं उस टाइम पे तो सही में मेरे को बुरा लगा था कि चिट्टी को डिसमेंटल किया जा रहा है, वो भी खुद उसके क्रिएटर के हाथों जो। एंड अगर ये सिनेमा का सबसे बड़ा वाला जो है एक रूल कह सकते हो कि कोई भी अगर क्रिएटर अपने क्रिएशन को ख़त्म कर रहा होता है उस टाइम पे ऑडियंस रोना पड़ेगा। अगर नहीं रो रहे हो मतलब कि उस सीन में उतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं था। सेम गोज इन रावण, यहाँ पे क्रिएटर तो क्रिएशन को नहीं ख़त्म कर रहा है बल्कि क्रिएशन अपने क्रिएटर को ख़त्म कर रहा है। बट उस मोमेंट पे भी हम लोग शेखर के डेथ से भी उतना रिलेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो कैरेक्टर हमें कभी ठीक से कनेक्ट ही नहीं हो पाया, इसलिए भी उसका डेथ हमें ऐसे ही लगता है। एंड अगर आगे भी फिल्म के में बात करें तो भी जो रेफरेंस दिए जाते कि अगर शेखर होता तो क्या करता, शेखर होते तो क्या होते,
कोई उतना अच्छा फील नहीं दे रहा था। अब शेखर का या फिर रोबोट का एग्जांपल भी छोड़ दो, हॉलीवुड में जाता है, आयरन मैन 1 एंड स्पाइडरमैन के स्टार्टिंग वाले टोबी मैगवायर एंड एंड्रू गारफील्ड वाला, एक बार स्पाइडरमैन का पहला फिल्म देखा, जब स्पाइडरमैन का सूट बना रहे होते हैं तब उसके अंदर भी क्या इमोशन भर रहे होते हैं वो भी हमें दिखता है। मतलब सैम रेमी ने तो बहुत अच्छे वे में उसको दिखाया था। पर अगर आयरन मैन 1 में जाए तो जब टोनी पहली बार अपना सूटअप हो रहा होता है, क्या गूज़बम्प वाला सीन था। एंड पहली बात, मैं इधर और रेड एंड येलो वाले सूट की बात कर रहा हूँ, मैं वो गुफा में अंदर बनाया हुआ सूट की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑल्दो वो भी बहुत अच्छा और फार्मिंग मोमेंट रखता है, बट जो वो और रेड एंड येलो वाले में था। तो फाइनली इधर भी मैं अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट का बात ख़त्म करता हूँ और अब बढ़ता हूँ इस वीडियो के वन ऑफ द लास्ट टॉपिक पे, जो कि है ओपन स्क्रिप्ट। अब ये टॉपिक का नाम ओपन स्क्रिप्ट इसलिए है क्योंकि मैंने बैकग्राउंड या स्क्रिप्ट वाले में कहा था कि रावण की स्क्रिप्ट बहुत जगह इनकम्प्लीट लगती है। एक एग्जांपल तो उन्होंने बता ही दिया कि रावण कैसे करप्ट हुआ, उसका कोई हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। सेकंड, अगर तुम फिल्म देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो पूरा क्लाइमैक्स फाइट है उसका हमें थोड़ा बहुत हिंट मूवी के फर्स्ट हाफ में ही पता चल गया था। मतलब जो पूरा का पूरा हार्ट के बारे में हमें बताया जा रहा है, वो सीन में हमें बता दिया था कि कैसे कैसे लेवल होंगे, एंड में क्या होगा, एंड कैसे रावण या जीवन जीत सकते हैं। ये चीज़ें हमें बता दिए जाते हैं, जो कि एक फिल्म रूल में बहुत ही बड़ा जो है कह सकते हैं एक मिस्टेक है। पहली बात, ऐसे सीन्स को कहते हैं शो डोंट टेल। ये सारी चीज़ जो कि पूरा हार्ट एक्सप्लेनेशन के टाइम होता है, ये मूवी रूल का 2 इम्पॉर्टेंट रूल तोड़ते हैं। सबसे पहला, शो डोंट टेल। ये रूल बेसिकली बताता है कि अगर हमें कुछ भी चीज़ बताना है तो उसके लिए हमें उसके बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहिए, बल्कि उसके बारे में दिखाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे दंगल में ये बताना है कि आमिर खान नेशनल लेवल चैम्पियन थे, तो मैं उसको 2 आदमी का बात करते करते नहीं बताऊंगा कि वो एक नेशनल चैम्पियन था, बल्कि मैं पूरा का पूरा सेटअप रखवाऊंगा जहाँ पे एक स्टेट लेवल एंड एक नेशनल लेवल लड़ रहे, जहाँ पे आमिर खान जीत गया एंड वो उसमें बताते कि वो एक नेशनल चैम्पियन है। नॉट ओनली दिस, एस राजामौली की सारी फिल्म उठा के देख लो, वो कहीं ना कहीं शो डोंट टेल का रूल बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। बाहुबली 1 में हमें कभी नहीं बताया जाता है कि महेंद्र बाहुबली कौन था, बट जैसे भल्लाल देव के स्टैचू के बाद बाहुबली का बड़ा स्टैचू दिखाया जाता है, तब हमें पता चलता है कि एक कैरेक्टर का कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट रोल था। इवन RRR में भी जितने भी एनिमल्स को कैप्चर कर रहे थे या फिर जितने भी पकड़ रहे थे, हमें नहीं बताया जाता कि उनका क्या करने वाले थे, बट इंटरवल से पहले जो पूरा एनिमल फाइट होता है उसमें हमें पता चलता है कि क्या है। सेकंड जो चीज़ था वो था ब्लंट एक्सप्लेनेशन। ब्लंट एक्सप्लेनेशन बेसिकली शो डोंट टेल के अंदर ही आता है, जहाँ पे आप अपने कैरेक्टर या फिर मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट को जो है ऐसे ही खुले में बता दिए हो। इवन दो वो सीन बाद में आने वाला है, बट उसके पहले भी आप जो है वो सीन को बता रहे हो, जो कि बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक ही हुआ है या फिर मूवी के डाउनफॉल का रीज़न हुआ है। रावण में भी कुछ यही था, अगर वो हार्ट वाले सीन को थोड़ा सा क्रिप्स या फिर थोड़ा सा भी हटा देते हैं तो मे बी ये हमारे पूरे के पूरे क्लाइमैक्स को पहले से रिवीलिंग ना बनाती। एंड मैं इस वीडियो को एंड करते हुए बस इतना ही कहूँगा कि ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल होल्ड करती थी भाई। मतलब अगर डायरेक्टर सब अपने हाथ में लेते, स्टोरी राइटिंग, क्रिएटिविटी चॉइस सब अपने अंडर लेते, तो मे बी ये फिल्म को बहुत अच्छे वे में प्रेजेंट किया जा सकता था। इंडिया एक अलग लेवल पे होती है इस फिल्म के बाद, पर डायरेक्टर बहुत डर चुका था। इवन अगर आप अनुभव सिन्हा का इंटरव्यू सुनोगे, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो इस प्रोजेक्ट को बहुत डर के यूज़ कर रहे थे। उस भीड़ में थोड़ा मैं भीड़ का हिस्सा बन गया, ये मैंने गलती की। मुझे आई लॉस्ट कंट्रोल, आई लॉस्ट ग्रिप ओवर द फिल्म। क्योंकि ऐसा इंडिया में कभी कोई नहीं किया है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे लोग को बुलाया, बहुत सारे लोग को फ्रॉम फॉरेन बुलाया गया है। शाहरुख खान मेरे आगे पीछे घूम रहा है, मैं दिन में 18 घंटे शाहरुख खान के साथ रहता था।
उधर एक मैं इटली से एक कैमरामैन ले आया था, हॉलीवुड से एक राइटर ले आया था, अमेरिका से एक वीएफएक्स सुपरवाइजर ले आया था। ये सब लोग मुझसे ज़्यादा जानते थे। जो मेरा कैमरामैन था वो बहुत बड़ा स्टार है अपनी दुनिया का, निकोला पेकोरिनी नाम है। बट ठीक से इसका अच्छे से प्रेजेंटेशन कभी नहीं हो पाया। बट व्हाट इफ अगर मैं रावण को डायरेक्ट करता, या फिर मेरा रावण स्क्रिप्ट क्या हो? बस सर, आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। तो छोड़ो, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। ऑल तो मेरे को लग रहा है ये 20-25 मिनट की वीडियो बनी है। ये 20-25 मिनट की वीडियो होगी या उससे कम की बनी होगी। बट कोई नहीं, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के फिक्स्ड वर्जन तुम्हें अभी का अभी बताऊँ। इससे बेटर मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगा फिक्स्ड वर्जन पे रावण का। एंड जेन्युइनली कह रहा हूँ, ना ही मैं किसी से कॉपी करूँगा, ना किसी का कोई कॉन्सेप्ट लूँगा। ये पूरा का पूरा मेरे अंडर आएगा और मैं खुद बनाऊँगा, इसकी प्रॉमिस मैं करता हूँ। होप सो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।